दोस्तों टैली के इस फ्री कोर्स में आप सबका स्वागत है, जहां पर आज का जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जीएसटी से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म को क्लियर करने वाले हैं। देखो, नॉर्मली जब भी आप कभी टैली में एक नई कंपनी क्रिएट करते होंगे एंड जब आप वहां जीएसटी डिटेल्स में जाते होंगे तो वहां पे आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप में दो मेन ऑप्शन देखने को मिलते होंगे, एक है रेगुलर और एक है कंपोजिशन। अब ये दोनों चीजें क्या होती हैं? देखो, नॉर्मली जब भी किसी कंपनी के लिए जीएसटी अप्लाई किया जाता है या जीएसटी में कंपनी को रजिस्टर्ड किया जाता है तो वहां पे उसे दो कैटेगरीज मिलती है, एक मिलता है रेगुलर टाइप और एक मिलता है कंपोजिशन टाइप। एंड ये दोनों टाइप्स के बारे में इंफॉर्मेशन होना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अभी हाल ही की बात है, हमारे इंस्टीट्यूट से एक स्टूडेंट टैली इंटरव्यू के लिए जाते हैं एंड टैली में जीएसटी से रिलेटेड उनसे कई सारे सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें से एक सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि अगर हम किसी कंपनी को कंपोजिशन टाइप में रजिस्टर्ड करते हैं तो क्या उसका रोल प्ले होता है, एंड अगर हम किसी कंपनी को रेगुलर टाइप में रजिस्टर करते हैं तो उसका क्या रोल प्ले होता है। साथ ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि है आईटी से इनपुट टैक्स क्लेम, इससे रिलेटेड भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इन कंपोजिशन एंड रेगुलर टाइप रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। तो आज के अगर इस वीडियो की हम बात करें तो आज के इस वीडियो में इन डिटेल हम इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम इस बात को समझेंगे कि अगर कोई भी कंपनी है उसको जीएसटी लेने की जरूरत कब पड़ती है और कब तक वो जीएसटी नहीं ले तो उसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा यहाँ पे हम बात करेंगे कि कंपोजिशन टाइप क्या होता है, एंड इसके अलावा जो तीसरा टर्म है कि जो रेगुलर टाइप है वो क्या होता है। एंड इनसे रिलेटेड जितने भी टर्म्स है, जितने भी रूल्स है, जितनी भी चीजें हैं, वो सारी चीजें हम इस एक सिंगल वीडियो में कवर करने वाले हैं। नो डाउट कि जो वीडियो ये आपके लिए फुल ऑफ इंफॉर्मेशन होने वाला है। साथ ही अगर आप एक टैली यूजर हो या टैली इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हो तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मीनिंगफुल होने वाला है। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर नहीं तो आप वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब नॉर्मल ध्यान देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे एंड शुरुआत करते हैं सबसे पहले टर्म से कि जीएसटी लेना कब जरूरी हो जाता है। देखो, आपको जीएसटी का पूरा मतलब तो पता होगा। जीएसटी का मतलब क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स बेसिकली हम किसको बोलते हैं? जो भी आप व्यापार कर रहे हो और अगर उसमें आप किसी फिजिकल स्टॉक का लेन देन कर रहे हो, चाहे हम बात करें टीवी, मोबाइल फोन, यानी कोई भी फिजिकल स्टॉक, तो वो आता है गुड्स की कैटेगरी में। दूसरा होती है सर्विसेज, जैसे आप हॉस्पिटल्स का एग्जांपल ले सकते हो, रेस्टोरेंट का एग्जांपल ले सकते हो, या किसी जिम का एग्जांपल ले सकते हो जहां पे आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि अगर आप सामान का लेन देन करते हो या फिर अगर आप सर्विसेज का लेन देन कर रहे हो, यानी कि किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो इन दोनों ही केसेस में आपको टैक्स देना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब देखो, सबको जीएसटी लेना कंपलसरी नहीं होता। ऐसा नहीं है कि मान लो कि आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें आपको सबसे पहले जीएसटी लेना पड़ता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि हमारा एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, तो जब हमने उसे स्टार्ट किया स्टार्टिंग बेसिस पे, तो हमारे लिए जीएसटी लेना कंपलसरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जीएसटी ये बोलता है कि अगर आपका जो टर्नओवर 20 लाख रुपए से ज्यादा है बेस्ड ऑन सर्विस और 40 लाख रुपए से ज्यादा है ऑन गुड्स, यानी कि अगर मैं सामान का लेन देन कर रहा हूं, सामान के लेन देन के बिहाफ पे अगर मैं सालाना 40 लाख रुपए से ऊपर का ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, यानी कि टर्नओवर कर रहा हूं, तो उस केस में मुझे जीएसटी लेना कंपलसरी है। और अगर मैं कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, चाहे वो टीचर की हो, हॉस्पिटल में हो, जिम का हो, या कोई भी सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं, तो सर्विस के बिहाफ पे अगर आपका टर्नओवर 20 लाख रुपए से ज्यादा होता है तो उस केस में जीएसटी लेना आपके लिए कंपलसरी है। उससे पहले जीएसटी लेना आपके लिए कंपलसरी नहीं है। आप चाहें तो जीएसटी ले सकते हैं और आप नहीं चाहें तो जीएसटी नहीं ले सकते हैं, आपके लिए कंपलसरी नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे वही चीज मैंने मेंशन की हुई है, कंपलसरी टू रजिस्टर अंडर जीएसटी कंपनीज विथ अ अर्ली टर्नओवर ऑफ मोर देन ₹40 lakhs बेस्ड ऑन गुड्स एंड 20 lakhs बेस्ड ऑन सर्विस आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर फॉर जीएसटी। यानी कि अगर आप किसी भी सामान का लेन देन करते हैं और आपका टर्नओवर 40 लाख रुपए या 40 लाख से ज्यादा है तो आपके लिए जीएसटी लेना कंपलसरी है। इसी तरीके से अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आपका जो बिजनेस है वो सर्विस टाइप का है, और उस केस में अगर आप सालाना 20 लाख रुपए तक का टर्नओवर करते हैं, यानी काम करते हैं 20 लाख रुपए तक का, तो उस केस में भी जीएसटी लेना आपके लिए कंपलसरी है। तो वही अगर आपको नोट्स भी क्रिएट करना है तो आप डेफिनेशन यहां से लिख सकते हैं कि कंपनीज विद अ अर्ली टर्नओवर ऑफ मोर देन ₹40 lakhs फॉर गुड्स
20 lakhs for service are required to register for GST and pay taxes on their taxable goods and services। जो भी आपका गुड्स है सर्विस है उस पर जो भी आपकी टैक्स लाइबिलिटी लग रही है, जो भी टैक्स वगैरह अप्लाई हो रहा है उसके भी यहाँ पे आपको टैक्स पे करना होता है बेस्ड ऑन जीएसटी रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब आई होप कि जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको क्लियर होगी होगी कि जीएसटी लेना हमारे लिए कब कंपलसरी हो जाता है। अब यहाँ पे देखो, जब आप जीएसटी लेने जा रहे हो, जैसे आपकी सर्विस है, मान लो सर्विस का बिजनेस कर रहे हो आप, 20 लाख से ऊपर है, आपने सोचा अब जीएसटी लेना है, तो जब आप अपनी कंपनी को जीएसटी में रजिस्टर करते हैं तो वहां पे आपको दो कैटेगरी मेनली देखने को मिलती है। एक मिलता है कंपोजिशन और एक मिलता है रेगुलर। अब ये दोनों चीजें क्या है, देखो नॉर्मली आप जीएसटी ले रहे हो तो जीएसटी में आपके बिजनेस की कैटेगरी डिसाइड की जाती है। मान लो कि कोई छोटा मोटा बिजनेस है, जैसे मान लो कि नॉर्मली हम देखें कोई छोटा सा स्टोर है, या फिर मान लो आप ई कॉमर्स पे काम कर रहे हो, या फिर छोटा मोटा आपका काम है जिसमें आप जो बिजनेस कर रहे हो वो B2C है। B2C का मतलब क्या हुआ, बिजनेस टू कस्टमर। तो नॉर्मली मान लो कि अगर आप B2C काम कर रहे हो या फिर मान लो कि आपका जो बिजनेस है वो छोटा बिजनेस है, तो गवर्नमेंट ये बोलती है कि आप अपने बिजनेस को रजिस्टर करो कंपोजिशन में। किस में रजिस्टर करो, कंपोजिशन में। दूसरा, मान लो कि आपका जो बिजनेस वो B2B है। B2B का मतलब बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि मान लो कि मैं हूं मोहन ट्रेडर्स और मैं जो सेल कर रहा हूं दूसरे पर्सन को, वो भी दुकानदार है, यानी कि वो मुझसे सामान लेके आगे सेल करेगा। तो यहाँ पे कैसा बिजनेस हुआ, वो भी बिजनेसमैन, मैं भी बिजनेसमैन, तो बिजनेस टू बिजनेस यहाँ पे डीलअप हो रहा है। तो जब भी B2B कोई बिजनेस होता है तो वहां पे सीधा सीधा बोलते हैं कि आपको रेगुलर जीएसटी टाइप में आपको रजिस्टर करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे एक चीज तो आपको ये क्लियर हुई कि अगर हमारा छोटा बिजनेस है तो हम कंपोजिशन में रजिस्टर करेंगे। दूसरा, अगर यहाँ पे हमारा बड़ा बिजनेस है तो हम यहाँ पे रेगुलर में जो अपना बिजनेस है वो रजिस्टर करेंगे। इसके साथ ही यहाँ पे एक चीज और समझो, ऐसा नहीं है कि आप शुरुआत में अगर बिजनेस आप शुरू कर रहे हो और बिजनेस का भी आपका कोई टर्नओवर डिसाइड नहीं, टर्नओवर इन द सेंस कि जैसे मैंने बोला 20 लाख 40 लाख तो है, अब 40 लाख टर्नओवर है, 20 लाख टर्नओवर है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि अगर मान लो कि आपका भी स्टार्टिंग फेज है और आपका छोटा बिजनेस है तो आपको कंपोजिशन में ही रजिस्टर करना है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। आप चाहो स्टार्टिंग से रेगुलर में रजिस्टर हो सकते हो, आप चाहो कंपोजिशन में रजिस्टर होना आप हो सकते हो। दोनों की अगर हम बात करें तो दोनों के अपने प्लस पॉइंट्स हैं और अपने अलग अलग रोल प्ले। जैसे कि अगर मैं बात करूं रेगुलर की, तो अगर हम रेगुलर की बात करें तो रेगुलर कोई बिजनेस है आपका, जैसे मान लो कि आप बिजनेस करते हो और आप बिजनेस कर रहे हो टीवी का। अब अगर आपको टीवी सेल करना है, आप राजस्थान में बैठे हो, यहां से बिजनेस कर रहे हो और आपको ऑर्डर आया गुजरात से, तो अब आप अपना सामान कहां भेजोगे, आप अपना सामान भेजोगे राजस्थान से गुजरात, यानी कि कैसा ट्रांजेक्शन हुआ, दो स्टेट के बीच में ट्रांजेक्शन हुआ। तो अगर आपका बिजनेस रेगुलर टाइप है तो आप इजीली कर सकते हो, आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजेक्शन या दूसरे स्टेट में बिजनेस इजीली कर सकते हो। लेकिन कंपोजिशन के साथ ये चीज पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कंपोजिशन क्या बोलता है कि अगर आप स्मॉल बिजनेस हो, स्मॉल बिजनेस इन द सेंस कि मैंने कोई शॉप खोल रखी है, मेरा कोई छोटा मोटा बिजनेस है, तो वहां पे मेरे जो नियर बाय कस्टमर्स है उनसे मैं डील अप कर रहा हूं, मैं B2B नहीं कर रहा हूं। B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस में नहीं कर रहा हूं, मैं बिजनेस टू कस्टमर कर रहा हूं कि जो भी मेरे लोकल कस्टमर्स है, जो भी आसपास के कस्टमर है, एक स्टेट के कस्टमर्स है, वो मेरे पास आ रहे हैं। और अगर B2B है तो मुझे दूसरे स्टेट से भी ऑर्डर आ रहा है, यानी कि मेरा बिजनेस बड़ा है। मैं स्मॉल बिजनेस की कैटेगरी में नहीं आता, मैं बड़े बिजनेस की कैटेगरी में आता हूं। तो वहां पे आपको गवर्नमेंट क्या बोलती है कि आप किस में रजिस्टर हो, रेगुलर में। दूसरा पॉइंट, गवर्नमेंट ये बोलते हैं कि अगर आपका सालाना टर्नओवर 1.5 CR के नीचे है तो ही आप कंपोजिशन में रजिस्टर कराओ, अदरवाइज आपको किस में जाना है, रेगुलर में। अगर आपका जो सालाना टर्नओवर है, आपकी कंपनी का, आपके बिजनेस का सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा है तो आपको किस में रजिस्टर होना है, रेगुलर में होना है। तो यहां पे हमने दो चीजें देखी, छोटा बिजनेस कंपोजिशन, बड़ा बिजनेस रेगुलर टाइप। अगर आपकी जो इनकम है वो 1.5 करोड़ से कम, कंपोजिशन 1.5 करोड़ से ज्यादा, तो आपको रेगुलर। अगर हमें एक ही स्टेट में छोटे बिजनेस के तौर पे कस्टमर्स के साथ डील अप करना है तो हम किस में रजिस्टर कराएंगे, कंपोजिशन में। लेकिन अगर मैं जो लेन देन है, अगर मैं जो बिजनेस है वो हम दूसरे स्टेट्स के साथ भी कर रहे हैं तो वहां पे हमें किस में रजिस्टर होना है, रेगुलर में। तो बेसिकली आप देखोगे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन में कंपोजिशन और रेगुलर में कितना बड़ा डिफरेंस है। एक बिजनेस करने के तरीके में ही बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट आ जाता है। एंड अगर आप टैली के स्टूडेंट हो या फिर नॉर्मली टैली यूजर हो तो अभी तक ये इतना बड़ा डिफरेंस मे भी आपको पता नहीं होगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है।
सेम लाइक जब हमारा स्टूडेंट भी गया तो उसे लगा कि छोटा मोटा सवाल पूछेंगे, लेकिन उन्होंने यही पूछ लिया कि अगर मुझे आईटीसी क्लेम करना है तो मैं किस में रजिस्टर करूं, कंपोजिशन में करूं या रेगुलर में करूं। अगर मान लो कि मुझे डिफरेंट स्टेट में सेल करनी है, बिजनेस करना है, तो मैं किस कैटेगरी में यहाँ पे अपने आप को इनरोल करूं, कंपोजिशन में करूं या फिर रेगुलर में करूं, तो वहां पे आप डाउट में आ जाओगे। तो इसीलिए जो टॉपिक है जीएसटी से रिलेटेड ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक टैली यूजर हो, टैली इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हो, जीएसटी से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ये जीएसटी का एक बहुत ही बेसिक एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि आपको जरूर पता होना चाहिए। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, ये चीज तो क्लियर हो गई। सबसे पहली चीज हमने ये समझी कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना आपके लिए कब कंपलसरी हो जाता है। सर्विस के लिए 20 लाख और अगर गुड्स का बिजनेस है तो 40 लाख। दूसरा हमने देखा जीएसटी रजिस्टर करने गए आप तो दो कैटेगरी मिलेगी, कंपोजिशन एंड रेगुलर। छोटा बिजनेस है कंपोजिशन, बड़ा बिजनेस है रेगुलर। सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम कंपोजिशन, 1.5 करोड़ से ज्यादा रेगुलर। सेम स्टेट में काम करना है कंपोजिशन, डिफरेंट स्टेट में काम करना है रेगुलर। तो ये बेसिक चीजें थी, आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे देखो वही चीज जो मैंने आपको बताई है वो चीज मैंने यहाँ पे एज ए नरेशन मेंशन किया हुआ है ताकि आप नोट्स भी अपने मेंटेन कर पाओ। नॉर्मली यहाँ पे देखोगे कि इट इज डिजाइन फॉर स्मॉल टैक्स पेयर्स यानी स्मॉल बिजनेसेस एंड डीलिंग ओनली विथ इंट्रा स्टेट सेल। इंट्रा स्टेट यानी कि सेम स्टेट, कि अगर हम सेम स्टेट में काम कर रहे हैं तो उस केस में हम यहाँ किस में जा रहे हैं, कंपोजिशन में। इट इज फॉर द टैक्स पेयर्स whose turnover is above than 1.5 CR यानी 1.5 करोड़ से ज्यादा है एंड डीलिंग इन इंट्रा स्टेट एंड इंटरस्टेट, यानी कि ये जो है वो डील कर सकते हैं इंटर स्टेट में भी इंट्रा स्टेट में भी। यानी कि अगर आप उत्तर प्रदेश से हो तो आप उत्तर प्रदेश में भी काम कर सकते हो और दूसरे राज्यों में भी आप काम कर सकते हो। तो उसके लिए आप किस कैटेगरी में आने चाहिए, रेगुलर स्कीम में। इंट्रा स्टेट वर्सेस इंटरस्टेट सेल्स कैन डू ओनली इंट्रा स्टेट सेल, कैन नॉट मेक इंटरस्टेट सेल। वही बात है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, वही वाली बात यहाँ पे डबल लिखी हुई है, आप उसी चीज को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लो, वही सेम चीज है। अब यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस देखो, यहाँ पे लिखा है कि रेट ऑफ टैक्सेस। नॉर्मली जब आप जीएसटी की क्लासेस ले रहे होंगे या जीएसटी के चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो आपने कुछ स्लैब रेट्स देखे होंगे, 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। ये मेनली 5 आपने जीएसटी टैक्स स्लैब रेट देखे होंगे, जो कि आपसे ये बोला जाता है कि अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, जैसे मान लो आप टीवी का बिजनेस कर रहे हो, आप इलेक्ट्रॉनिक का कोई बिजनेस कर रहे हो जिसपे 18% जीएसटी लगा रहा है, तो अब क्या है कि आप जितना भी बिजनेस कर रहे हो उसका 18% आपको गवर्नमेंट को देना है। जो भी आप सेल कर रहे हो, जो भी आप प्रोडक्ट्स के साथ डील अप कर रहे हो, उसका 18% आपको देना है उस प्रोडक्ट के बिहाफ पे, अगर उस पर 18% लगता है तो। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड हुए डीलर्स के या रजिस्टर्ड हुए कंपनीज के, तो उनके साथ ऐसा सीन नहीं होता। तो उनके साथ क्या होता है, बेसिकली उनका परसेंटेज होता है प्रोडक्ट के बिहाफ पे। जैसे मान लो अगर आप टीवी का बिजनेस कर रहे हो तो टीवी में आपसे बोला गया है कि 1% ऑफ कंप्लीट टर्नओवर आपको देना है। मान लो कोई और प्रोडक्ट है, उस पर आपको बोला गया है कि 5% आपको ऑन टोटल टर्नओवर सबमिट करना है, 6% ऑन टोटल टर्नओवर सबमिट करना है। तो जो भी आपका प्रोडक्ट होगा, जब आप उसमें रजिस्टर होते हैं तो वहां पे चीजें देखने को मिल जाएगी, तो वहां पे उस बिहाफ पे होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि अलग है और यहाँ पे आप देखोगे कि अलग है। इससे रिलेटेड मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। यहाँ पे मैंने नॉर्मली ये जो नरेशन है वो चैट जीपीटी की मदद से निकाला है, जिसका एक लोगो भी आप यहाँ देख सकते हो। तो यहाँ पे सीधा सीधा आपको देखने को मिलेगा कि फॉर गुड्स, अगर हम गुड्स की बात करें तो 1% ऑफ टर्नओवर फॉर ट्रेडर्स, डीलर्स सेलिंग गुड्स इंक्लूडिंग बिजनेस लाइक टीवी सेलर। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर कोई टीवी सेलर है तो उसे क्या करना है कि 1% ऑफ जो भी उसका टर्नओवर है उसका वो एज अ टैक्स उसे सबमिट करना है। दिस इज एप्लीकेबल फॉर बिजनेस दैट ओनली डील इन गुड्स एंड नॉट इन सर्विसेज। जैसे कि मैंने बोला कि अगर आप सामान का लेन देन करते हो, टीवी सेलर हो, टीवी का लेन देन कर रहे हो, तो उसके लिए अगर मान लो कि आप रिपेयरिंग वगैरह की सर्विस दे रहे हो, आप मान लो कोई और सर्विस दे रहे हो, तो उस केस में आपकी चीजें अलग हो जाएंगी, उसमें आपको परसेंटेज अलग देना पड़ सकता है। जैसे कि हम बात करें 5% ऑफ टर्नओवर फॉर बिजनेस इन्वॉल्व्ड इन रेस्टोरेंट सर्विसेज एंड सम अदर स्पेसिफिक सर्विसेज। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर कोई अदर सर्विस से रिलेटेड हम बात करें, रेस्टोरेंट में आपको सर्विस देखने को मिलती है और अगर उसने कंपोजिशन स्कीम में अपने आप को रजिस्टर कर रखा है तो उसे 5% यहाँ पे एज अ टैक्स सबमिट करना होता है। अगर हम मैन्युफैक्चरर्स की बात करें तो 1% ऑफ टर्नओवर, सेम लाइक जैसे कि आपने वहां देखा, एंड उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। रेस्टोरेंट सर्विस से रिलेटेड भी वही चीज आपको देखने को मिल जाएगी।
तो बेसिकली यहाँ पे जो ज्यादातर आप बिजनेस टाइप देखने को आपको मिलता है, या अभी तक आप टैली की जो क्लासेस देख रहे होंगे वो आपको देखने को मिलेगा ये वाला 0%, 5%, 12%, 18, 28, यानी कि रेगुलर स्कीम से रिलेटेड। और कंपोजिशन स्कीम से रिलेटेड आपने ट्यूटोरियल्स ना के बराबर देखे होंगे। तो ये मेजर डिफरेंस है जो कि आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट टर्म आता है, ये सवाल भी पूछा गया, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। कुछ लोग को शायद आईटीसी के बारे में नहीं पता होगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो यहाँ पे नॉर्मली अगर हम बात करें कंपोजिशन स्कीम के, तो अगर जो कंपनी है, अगर आप कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड हो, तो वहां पे क्या है कि आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते। अभी मैं क्लियर करूंगा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है। और अगर मैं रेगुलर स्कीम की बात करूं तो यहाँ पे आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो। अब ये चीज है क्या, ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट की मैंने बात करी एक्चुअल में है क्या? इससे रिलेटेड मैंने कुछ टाइम पहले जीएसटी से रिलेटेड एक ट्यूटोरियल बनाया था, उसमें इस पॉइंट को क्लियर किया था। बट डोंट वरी, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो हम यहाँ पे इसे बहुत ही आसान भाषा में क्लियर करने वाले। सबसे पहले इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, तो बेसिकली हम यहाँ पे ध्यान देते हैं, मान लो ये है हम, यानी कि वो पर्सन जो बिजनेस कर रहा है। अब अगर मैं किसी भी बिजनेस की बात करूं और सामान का हम बिजनेस कर रहे हैं तो हम कैसे करते हैं? सबसे पहले मान लो कि स्टोर है जो कि है होलसेलर, यहां से हम क्या करते हैं, हम सामान को परचेज करते हैं। जैसे कि अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं और मान लो मैं टीवी सेल करने का बिजनेस कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा कि एक दूसरे बिजनेस से, यानी एक जो बड़ा होलसेलर है वहां से मैं टीवी खरीदूंगा पहले, यानी कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं परचेज कर रहा हूं। उसके बाद मैं क्या करूंगा, कस्टमर को सेल करूंगा, कस्टमर को क्या करूंगा, सेल करूंगा। तो होता क्या है कि जब आप यहां से परचेज कर रहे हैं, यानी कि बड़े बिजनेस से परचेज कर रहे हैं, तो उसको भी आप जीएसटी पे करोगे। तो जीएसटी मान लो कि मैंने यहाँ पे 18% पे किया, ठीक है, मान लो कि हमारा जो प्रोडक्ट है उस पर 18% का जीएसटी लगता है, और 1 लाख रुपए का मैंने यहाँ पे सामान खरीदा है, परचेज किया, तो 18% के हिसाब से मैंने कितना टैक्स दिया होगा, 18,000 रुपए। तो मान लो कि मैंने 18,000 यहाँ पे नॉर्मली टैक्स पे किया। किसको पे किया? जिससे मैंने सामान खरीदा। अब क्या होगा कि जब मैं कस्टमर को सेल करूंगा, और मैंने कस्टमर को सेल किया 2 लाख रुपए में, कितने में सेल किया, 2 लाख रुपए में मैंने कस्टमर को सेल कर दिया। तो अब जब मैं कस्टमर को सेल करूंगा तो उसको जो मैं बिल दूंगा उसमें भी मैं जीएसटी लूंगा। तो अगर मैं उससे जीएसटी लेता हूं तो यहाँ पे मैंने जीएसटी कितना लिया, 36,000 रुपए। 2 लाख पे कितना लिया, 36,000 रुपए। तो अब यहाँ पे एक पॉइंट को समझो, मान लो ये हो आप, ठीक है, आपने सबसे पहले टैक्स कहाँ दिया, यहाँ पे 18,000 रुपए का आपने टैक्स भरा। उसके बाद जब आप उस सामान को बेचते हो तो दोबारा आप उस पर टैक्स दे रहे हो। तो अब यहाँ पे सीन क्या हो रहा है कि आप सरकार को डबल टैक्स दे रहे हो। एक टैक्स आप दे रहे हो जब आप सामान खरीद के लाए, और उसी सामान पे जब आप काम कर रहे हो तो दोबारा आप टैक्स दे रहे हो। तो आपका यहाँ जो टैक्स है वो दो बार हो रहा है। एक बार ये हो गया 18,000, एक बार ये हो गया 36,000। तो गवर्नमेंट आपसे बोलते हैं कि आपको दो बार टैक्स नहीं देना होता, आपको टैक्स एक ही बार देना है। जो भी सामान के ऊपर आपका टोटल टैक्स है वो आप मुझे पे कर दो। टोटल टैक्स मतलब कि जैसे मान लो कि ये सामान आपने खरीदा और कस्टमर को सेल किया, सेल कितने में किया आपने, 2 लाख रुपए में, टैक्स कितना बना उसमें, 36,000 रुपए। तो ये हो गया टोटल टैक्स। जब हम कस्टमर को सेल करते हैं और कस्टमर से जो हम प्योर टैक्स लेते हैं उस पूरे प्रोडक्ट पे, उसको मान लो कि हमने फ्री कर दिया, प्रोडक्ट को बेच दिया, और उस पे जो हमने पूरा टैक्स लिया 18% का, वो हुआ प्रॉपर टैक्स। तो वो टैक्स कितना, 36,000 रुपए का। तो गवर्नमेंट बोल रही है आपको क्या देना, बस ये देना है, ये जो 36,000 है पूरे के पूरे मुझे देने हैं, गवर्नमेंट को देने हैं। तो आप बोलोगे कि 18,000 जो मैंने पहले दिए उसका क्या? तो गवर्नमेंट बोलती है कि आप यहाँ पे आईटीसी क्लेम करो। आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करो। तो आपका ये 36,000 जो आपने जमा किया वो तो ठीक है, और आपका यहाँ पे क्या जमा होगा, बस 18,000 जो है वो आपको वापस मिल जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे हमने 18,000 और 36,000 दोनों को नहीं भरना, हमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा टैक्स भरना होता है, 36,000 रुपए। कुछ ज्यादा यहाँ पे किचपिच हो गई जिसकी वजह से शायद ये थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा देखने में। थोड़ा सा हम यहाँ से क्लीन अप कर लेते हैं, थोड़ा सा देखने में आपको बेटर लगेगा। तो यहाँ पे नॉर्मली हमें कितना टैक्स भरना है, 36,000 रुपए। और जब मैं यहाँ पे आईटीसी क्लेम करूंगा तो ये जो मैंने 18,000 रुपए यहाँ पे ऑलरेडी पे किए थे सामान खरीदने के टाइम, ये मेरे को वापस मिल जाएगा। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो पा रहा होगा। तो अब यहाँ पे आईटीसी तो समझ गए कि आप जब परचेस कर रहे हो तब भी टैक्स दे रहे हो, जब सेल कर रहे हो तब भी टैक्स दे रहे हो, और टैक्स हमें एक ही बार देना है। तो हम टैक्स कौन सा देंगे, जब हम सेल कर रहे हैं वो पूरा का पूरा टैक्स दे देंगे गवर्नमेंट को, और जो हमने परचेस करते टाइम दिया था वो हमको वापस मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे एक चीज होती है, अगर आपने मान लो कि अपना जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वो रेगुलर स्कीम में किया है तो आप आईटीसी क्लेम ले सकते हो, लेकिन अगर आप कंपोजिशन स्कीम में आते हो तो आप आईटीसी क्लेम नहीं ले सकते।
यानी कि अगर आप ये सोचोगे कि मैं यहाँ पे जो भी परचेज पे मैंने टैक्स दिया है उसको मैं आईटीसी क्लेम के थ्रू वापस ले लूँ, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। वो चीज किस में पॉसिबल है? रेगुलर स्कीम में। अगर आप रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड हो तो आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। अगर आप कंपोजिशन स्कीम में हो तो आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये एक हमें बेनिफिट देखने को मिलता है रेगुलर स्कीम में, जो कि हमें कंपोजिशन स्कीम में देखने को नहीं मिलता। एंड बेसिकली यहाँ पे एक और चीज है, देखो नॉर्मली क्या होता है कि जब हम किसी डीलर के साथ में काम कर रहे हैं, या फिर मान लो कि हमारे पास कोई एक प्रॉपर कस्टमर है, तो उसको जो हम बिल दे रहे हैं उसमें हम जीएसटी मेंशन नहीं करते। नॉर्मली क्या होता है कि अगर कोई पर्सन रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड है, जीएसटी टाइप उसका क्या रेगुलर है, तो जो वो बिल देगा वो होता है टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस में जो भी प्रोडक्ट है उसका जीएसटी कॉस्ट, एसजीएसटी, सीजीएसटी जो भी है वो पूरा लिखा रहता है और वो प्रॉपर कॉस्टिंग वहां लिखे रहते हैं। लेकिन अगर आप कंपोजिशन स्कीम में हो और उसमें अगर आप सामान बेचते हो तो उसमें कस्टमर को आप टैक्स इनवॉइस नहीं दे सकते। उसमें आप कस्टमर को क्या दोगे? बिल ऑफ सप्लाई। उसमें जो इनवॉइस होता है वो बिल ऑफ सप्लाई का इनवॉइस होता है, यानी कि कितना सामान आपके पास से जा रहा है। उसमें कहीं पे भी एसजीएसटी या सीजीएसटी मेंशन नहीं होगा, यानी कि आप कस्टमर से टैक्स वहां पे नहीं ले सकते। ये एक टर्म होता है जो कि कंपोजिशन स्कीम में आता है। एंड इसका एक ड्रॉबैक क्या होता है कि अगर मान लो कि आप किसी सेलर को सामान बेच रहे हो तो वो आपसे बोलेगा कि भाई मेरे को जीएसटी मेंशन चाहिए, यानी मेरे को चाहिए टैक्स इनवॉइस। वो चीज आप नहीं दे सकते, आपको क्या देना पड़ेगा? बिल ऑफ सप्लाई देना पड़ेगा। तो ये भी एक ड्रॉबैक हमें कंपोजिशन स्कीम में देखने को मिलता है। और यही रीजन है कि अगर आप एक छोटे स्मॉल बिजनेस की कैटेगरी में आते हो तो ही हम कंपोजिशन स्कीम की कैटेगरी में रजिस्टर्ड होते हैं, अदरवाइज हमें रेगुलर स्कीम की कैटेगरी में ही रजिस्टर्ड होना पड़ता है। आई होप कि ये टर्म आपको क्लियर हो गया होगा। जीएसटी कैन नॉट बी कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर्स, जैसे मैंने बोला कि जीएसटी आप कस्टमर से कलेक्ट नहीं कर सकते, एंड जीएसटी कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर्स, और यहाँ पे आप जीएसटी कस्टमर से कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ यहाँ पे मेजर डिफरेंसेस है जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं। मैंने काफी किचपिच कर दी है तो मैं इस पूरे को यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, इस तरीके से इरेजर से हटा देते हैं। एंड यहाँ पे भी नॉर्मल चीजें आप 1 बाय 1 चीजें देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अदरवाइज आपको इसे नोट डाउन करना है तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। आई होप कि दोस्तों इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी चीजों को हमने यहाँ पे डिस्कस किया वो सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी और जितने भी टर्म्स है वो आपको क्लियर हुए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।